हेलो गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट इज लेफ्ट एज एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। सो आप उसको करना, होमवर्क है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सो आई विल टेल यू कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो फ्लो करती है, जैसे कि आपने वाटर का फ्लक्स पढ़ा होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गिवन एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है? ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज इक्वल टू, या इट इज प्रोपोर्शनल टू number of field lines passing through an imaginary या virtual surface। virtual surface, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया, या इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए वर्चुअल सरफेस। तो अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर सरफेस है, तो उससे कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, दैट विल टेल यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हो कि इमेजिनरी कर्व होता है। तो किसी भी सरफेस से, कोई इमेजिनरी सरफेस है, उतनी उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका ऐसा कोई सरफेस है, सर्कुलर, इस तरह का सरफेस है सर्कुलर, तो इससे कितनी लाइन पास हो रही है, उसको हम बोलेंगे, दैट विल बी डिफाइंड, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पर 3 लाइन पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3। इट इज द नंबर, इट इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज ए नंबर। सो यहां पर फ्लक्स कितना है? 3 है, यानी 3 लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अगर एरिया दूसरे तरह का भी हो सकता है, किसी भी टिल्टेड रखा हुआ है, तो भी उससे कितनी लाइंस पास होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कोई आपका ये सरफेस रखा हुआ है, ऐसा कोई सरफेस है, टिल्टेड सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो यहां पर ये फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पी पर, और नॉर्मल टू द एरिया ये है। दिस इज द नॉर्मल टू द एरिया, दिस इज द फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द एरिया एस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली? मान लीजिए कि ये जो एरिया है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है? E, और सरफेस एरिया इसका कितना है? S है। ये जो एरिया है आपका रेक्टेंगल है, इसका सरफेस एरिया कितना है? S है। लेकिन जो वेक्टर S है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल टू दी सरफेस। तो फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर E डॉट वेक्टर S।
फ्लक्स इसके बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और वेक्टर एस मीन्स सरफेस एरिया डायरेक्टेड नॉर्मल टू दी सरफेस। तो ये एस क्या है, सरफेस एरिया है, लेकिन हमने वेक्टर लिया है और हमेशा एरिया का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल टू दी सरफेस। मतलब अगर ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये सरफेस है, तो एरिया का डायरेक्शन हम ऐसा नॉर्मल लेंगे हमेशा, परपेंडिकुलर ऑलवेज, ठीक है, लाइक दिस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सो दैट इज द वेक्टर एस हियर, ठीक है। सो तो ये आई एम सॉरी, ये इधर होगा, ये इधर होगा, इसका परपेंडिकुलर, फिर ये ऐसे रखा हुआ है। सो इफ इट इज वाज दिस, तो ये ऐसे होता। सो ये है हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस क्या है, सरफेस एरिया नॉर्मल टू दी सरफेस। सरफेस एरिया लेंगे जो भी एरिया होगा, और डायरेक्शन क्या लेंगे, हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस। सो फाई ई डॉट एस किसके बराबर होगा, ई एस कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा आपका, ई एस कॉस थीटा। और थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा। सो व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर एस, ठीक है। तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी, आप देख सकते हो यहां से निकाल सकते हो यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट कितनी होगी, वोल्ट मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, मैं यहां लिख देता हूं, ओके। सो लेट मी इरेज दिस। यूनिट आप निकाल सकते हो, तो E इंटू एस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है, V अपॉन L, यानी वोल्ट पर मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गॉस लॉ। सो गॉस लॉ का पहले आप स्टेटमेंट सुन लें। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, अगर आपके पास कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोई स्फेरिकल सरफेस है, और उसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स उस पूरे सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से पास होगा, ये हमें बताता है गॉस लॉ, ठीक है। किसी भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोई स्फेयर है या क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसके सेंटर के ऊपर या अंदर कहीं भी चार्ज रखा हुआ है किसी भी पॉइंट पर, तो अगर उस चार्ज की वजह से सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, वो हमें बताता है कौन, गॉस लॉ। कौन सा थ्योरम बताता है, गॉस लॉ बताता है, सॉरी। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू a given surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the surface. Charge enclosed by the surface. ठीक है।
तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एरिया है उससे फ्लक्स कितना पास होगा, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फॉर एग्जांपल आपका ये स्फेरिकल सरफेस है और यहां पर सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, फाई E is equal to 1/ε0 times Q। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि फ्लक्स कितना पास होगा, 1/ε0 टाइम्स Q। व्हाट इज Q? चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, वाकई है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। ε0 टाइम ε0 इज यू नो, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है, वो आप जानते हो, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे गॉस लॉ को। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स का इस्तेमाल करके। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, हमें दिखाना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। तो हम फ्लक्स का जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज E डॉट एस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप जानते हो 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर। ऐसा करते हैं, पहला एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, या ऐसा करो, किसी भी पॉइंट पर आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इनटू एरिया क्या होगा, एरिया हमेशा हम क्या लेंगे, आपको बताया था हमने, जो सरफेस एरिया लेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लेंगे। तो S और E किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होंगे, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा नॉर्मली होगा। सो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सो R डॉट R हमें दे देगा 1, ठीक है ना, यानी अगर हम इसको लेंगे R डॉट R, सो इट विल गिव यू 1। सो यहां पर एरिया इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर, तो एरिया स्फीयर कितना होता है 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया। सो 4πr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस प्रूव्स द गॉस लॉ, ठीक है। ये आपने स्फेरिकल सरफेस ले करके प्रूव किया था, चार्ज इनक्लोज किया था क्यों, आप कोई और सरफेस भी ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो, क्यूबॉइड ले सकते हो, एनीथिंग। सो नाउ अब गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ ले कि अगर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं होगा सरफेस से तो फ्लक्स जीरो होगा, मतलब जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना होगा पास, जीरो। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं कि ये सरफेस है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, अगर चार्ज सरफेस से बाहर रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो। वाई? क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज का मतलब उसके अंदर होना चाहिए चार्ज सरफेस के। तो अगर सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्योंकि जहां पर आप क्या लिखोगे, जीरो, और फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एक बात निकल रही होगी कि अगर चार्ज यहां पर है तो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और इस स्फीयर से पास होंगी,
स्फेरिकल सरफेस से ये लाइन पास होंगी, तो यहां से फ्लक्स तो पास हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, तो सर फ्लक्स जीरो कैसे हो गया? फ्लक्स जीरो इसलिए हो गया क्योंकि जितनी लाइन इंटर कर रही है उतनी लाइन क्या हो रही है? लीव कर रही है स्फेयर को। यहां पर क्या हो रहा है? तीन लाइन इंटर की स्फेयर के अंदर और तीन ही लाइन क्या हो गई? स्फेयर को लीव करती है, तो एज ए रिजल्ट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। ठीक है। अगर चार्ज अंदर होगा तो यहां से सिर्फ फील्ड लाइंस क्या करेंगी? बाहर को जाएंगी। ठीक है ना? ये केस और ये केस अलग है। यहां पर फील्ड लाइंस तीन अंदर जा रही हैं और तीन बाहर निकल रही हैं। यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ लाइंस बाहर जा रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये याद रखें, अब हम जब गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है बहुत सारा, जिसमें हम इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम एक सिमेट्रिक सरफेस ड्रॉ करते हैं। कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, एक लॉन्ग वायर है या रॉड है जिसके ऊपर लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो अगर हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके चारों तरफ। उस सरफेस को एक सिमेट्रिकल सरफेस, यानी जो ऐसा सरफेस जो उस बॉडी, चार्ज बॉडी के किसको सिमेट्रिकली कवर करे, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है ना गाइस, ये याद रखिएगा आप। तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने स्फीयर ड्रॉ किया क्योंकि इट इज ए सिमेट्रिकल सरफेस। चार्ज है, चार्ज से जो फील्ड पास, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, तो स्फीयर क्या करेगा? इसको, फील्ड को कवर कर लेगा पूरी तरह से। तो दैट, क्योंकि चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्री है, पॉइंट चार्ज में। सो हम करेंगे। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि अगर जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, अगर हम जो चार्जेस हैं वो अलोंग ए लाइन वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वन डायमेंशन में क्या बनेगा? लाइन। टू डायमेंशन में सरफेस होगा और थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन, तो इसको हम बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए डिफाइन की जाती है लाइन चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? इट इज कॉल्ड एज लाइन चार्ज डेंसिटी। सो डेंसिटी है चार्ज की, तो डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होगी? मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, थ्री डायमेंशन में। वन डायमेंशन में होगा तो मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर क्या है? चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? L है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये लाइन चार्ज डेंसिटी विल डिफाइंड एज Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब हमने ये बता दिया। तो अब हम एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का पहले क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए थिन वायर, थिन लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर कहने का मतलब यह है कि जो दोनों एंड हैं वो इंफिनिटी पर हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब हो गया लाइन चार्ज। तो अब हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इससे r डिस्टेंस के ऊपर, तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऑफ कोर्स लाइन चार्ज डेंसिटी कितना है इसकी? लैम्डा है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस के ऊपर हर जगह सेम होगा। तो अब हमें एक ऐसा सिमेट्रिक सरफेस बनाना है जो लाइन चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिक हो, तो लाइन के चारों तरफ। तो यहां पर क्या बनेगा? ऐसा सिलेंडर, ठीक है। तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? r रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। और सिलेंडर पूरे लाइन को नहीं कवर करेगा, ठीक है, ये पूरे लाइन को कवर नहीं करेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हम सिर्फ यूनिट लेंथ ले लेंगे। मान लीजिए ये जो हमने कवर किया है उसकी लेंथ कितनी है? L है, और ये रेडियस कितनी है आपकी? R। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप देख सकते हो कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका सिलेंडर का,
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। और कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी हमने बताया था, क्या एरिया का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस लेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है सरफेस एरिया, आप उसको यूनिट वेक्टर एन ले लो, कुछ भी ले लो, वो हम दोनों सेम डायरेक्शन में यहां पर है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम दिखा रहे हैं ये कि एन और ई, एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी एरिया, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अब हमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये देखना है कि इस सरफेस से, सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेस, ये किसके बराबर होगा गॉस लॉ से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, यानी ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों साइड सेम डायरेक्शन में है, तो हमें मिलेगा यहां पर यूनिट वेक्टर और यहां पर भी यूनिट वेक्टर मिलेगा। जब हम मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, एन, बिकॉज हमें मिलेगा एन डॉट यूनिट वेक्टर ई इज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर हमें निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। सो व्हाट विल यू गेट, ई इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इंटू एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है गाइस, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, अब यहां पर जो है एल, ठीक है ना। सो ओके, सो यहां पर अब जो क्यू है, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा आप देखें। सो ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। अब हम जानते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। सो क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा एल। सो क्यू की जगह पर हम लिख देंगे यहां पर लेमडा एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब बाकी जो दो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं। मान लिया हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर पॉइंट पर और आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो एज ए होमवर्क आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच।